नमस्कार। ये लास्ट टॉपिक है आपके कोर्स का। मॉस डिफरेंशियल पेयर। ये तो डिफरेंशियल पेयर से मुराद है मतलब दो ट्रांजिस्टर्स जो एक दूसरे पैरेलल में लगे हुए हैं और उनका इनपुट है वो डिफरेंशियली सर्किट में जा रहा हूँ। अब जैसे अभी तक हमने जो सर्किट्स देखे थे उसमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, एक हाफ सर्किट होता है उसका। जैसे अगर मैं इसको कर लूँ तो ये वाला पोर्शन होता है उसका। एक आपका इनपुट कॉमन सोर्स कह रहे हैं तो अभी ग्राउंड कनेक्ट हुआ होता है। आपका आउटपुट इसमें ये जो VD1 है ये होता है। तो जो भी इनपुट आता है वो एम्पलीफाई करके आउटपुट साइड पे आता है। तो अब डिफरेंशियल पेयर बनाने की जरूरत क्या है? अगर एक सर्किट एम्पलीफाई कर रहा है तो डिफरेंशियल मैं क्यों बनाऊं कि वो दो डबल एरिया लगे और कहने के एक करंट सोर्स लग रही है सर्किट में एक्स्ट्रा जो प्रीवियसली लगती नहीं थी हमारे सिंपल सर्किट में। अब इसके काफी फायदे होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े नहीं है कि मतलब डिफरेंशियल जो सिंगल एंड में मसले आते हैं। नहीं। अब मसले क्या आते हैं सिंगल में, थोड़ा उसको देखते हैं। नहीं, कि अज्यूमिंग कि ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें मेरा कुछ सिग्नल है। अब वो ये साइन वेव है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। अज्यूमिंग ये साइन वेव है, इसका हम आउटपुट बनाते हैं ये थोड़ी सी एम्पलीफाइड करके। ये आउटपुट है हमारा और ये इनपुट है। ब्लू बॉक्स से सिंगल ट्रांजिस्टर इसकी बात हो रही है। तो अब ये तो हमने आइडियली इनपुट साइन वेव बना दिया और ये आउटपुट साइन वेव बना दी। अब सर्किट में काफी नॉइज और इंटरफेरेंस भी होती है। नॉइज इंटरफेरेंस मतलब कि कोई भी जैसे अज्यूमिंग मैं क्लास में कोई लेक्चर दे रहा हूँ, कोई बच्चे बातें कर रहे हैं तो आपको सिग्नल, आपको जो वॉइस है मेरी जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर सुनाई नहीं देगा। वैसे ही सिग्नल्स में भी होते हैं कि आपकी एयर में इतनी ट्रांसमिशन हो रही होती है। कहने की कुछ 50 हर्ट्स की जो आपकी जो भी सारी डिवाइसेस हमारी वो क्या 50 हर्ट्स पे होती हैं। तभी गौर किया ना आपने, मतलब कोई भी एक 50 हर्ट्स होता है, एक 60 हर्ट्स होता है। तो उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी तो उसकी होती है 50 हर्ट्स होती है, तो सिग्नल में एयर में आपकी 50 हर्ट्स की नॉइज होती है। इसके अलावा और बहुत से नॉइज फैक्टर्स होते हैं। तो ये मतलब एक कोई पंखा चल रहा है उसकी नॉइज ऐड हो रही होती है क्योंकि सर्किट्स तो काफ़ी आपके प्रोन टू नॉइज वगैरह होते हैं। तो बहुत किस्म की नॉइज होती है जो आपके सिग्नल को ख़राब कर सकती हैं। अभी तो आप सिंपल अगर फंक्शन जनरेटर से इनपुट दे रहे हैं तो आपकी क्लीन इनपुट आ रही है। आप कोई फंक्शन जनरेटर है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ। हम्म, मतलब उसमें कह लें कि जैसे साइन वेव है उसमें कह रहे हैं कि कुछ नॉइजी सिग्नल है। अज्यूम कर लेते हैं कोई फंक्शन जनरेटर प्योर साइन वेव नहीं दे रहा। नहीं। तो अब हमें ये पता है ना कि साइन वेव जो ये बनी हुई है, ठीक है, ये इसमें क्या है। अगर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 किलोहर्ट्ज की है। 1 किलोहर्ट्ज मतलब 1 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। इसमें सिर्फ 1 मिली सेकेंड मतलब 1 किलोहर्ट्ज की एक साइन वेव है, फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऐड होती हैं तो क्या होता है। तो अब जैसे स्क्वायर वेव हमें पता है कि जो स्क्वायर वेव होती है वो क्या होती है। वो कोई अगर साइन वेव है और उस पर कोई थर्ड हार्मोनिक है, मतलब ये 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, 5 किलोहर्ट्ज का है, ये सब ऐड होके जो आपकी स्क्वायर वेव बनती है।
नहीं तो स्क्वायर वेव असली में एग्जिस्ट नहीं करती है एज इट इज। आप स्क्वायर वेव कैसे बनाते हैं, आप उसमें साइन वेव के हार्मोनिक्स ऐड करते हैं, 1 के, 3 के, 5 के, 7 के। नहीं तो वो इवेंचुअली स्क्वायर वेव बनती है। और वो स्क्वायर वेव क्या बनती है, वो ऐसे कुछ करके स्क्वायर वेव बनती है। और फिर उसमें थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो ये स्क्वायर वेव बनती है। सही, तो साइन वेव अगर कोई बनी हुई है तो बिल्कुल क्लीन साइन वेव मतलब बताती है कि इसमें सिर्फ जो मेन सिग्नल है आपका, इसके सिर्फ 1 किलोहर्ट्ज वो मौजूद है। अगर कोई और सिग्नल इसमें ऐड हो रहा है, मतलब थ्रू एयर ऐड कर लें या फिर फंक्शन जनरेटर से आप ले लेते हैं, वही इतना अच्छा नहीं बना हुआ कि वो बाकी कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी जो वेव है वो डिस्टॉर्टेड आती है थोड़ी सी। तो ये इंटरफेरेंस हुई हुई होती है सर्किट में। अब ये क्या होता है, मतलब ये अज्यूमिंग कि अगर मेरा सर्किट ऐसे बन रहा था, मतलब इनपुट ऐसे आ रही थी, तो आउटपुट मेरी ऑब्वियसली इस तरह आएगी, थोड़ा एम्पलीफाई होके। क्यों? क्योंकि आउटपुट क्या है, जो वी आउट है वो आपका ए टाइम्स वी इन है। ये तो अगर इनपुट अज्यूम करते हैं कि मेरा गेन 10 था, जो ए था मेरा वो 10 था, वी इन मेरी 1 मिली थी, तो वी आउट कितनी होगी, 10 मिली होगी। और 1 मिली के बजाय 1.1 मिली आ गया, तो सिग्नल 1 भी ना आना चाहिए था, लेकिन नॉइज ऐड हो गई उसमें। अब नॉइज ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकती हैं। नॉइज सिग्नल को बढ़ा भी सकता है, सिग्नल कम भी कर सकता है। जैसे यहाँ ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है, इसमें यही हो रहा है, सिग्नल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और वो नॉइज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अगर 1.1 नहीं जाते तो आपका आउटपुट क्या होगा, 11 मिली हो जाएगा। नहीं तो अब ये जो वेरिएशन आई है, ये अनवांटेड वेरिएशन थी। मतलब ये आप सिग्नल 1 मिली का था, आप चाह रहे थे आपका आउटपुट गेन से मल्टीप्लाई होके 10 मिली आए, लेकिन अनवांटेड इंटरफेरेंस जो बहुत की रीजंस की वजह से हो सकती है। ये सप्लाई में कैलन जम्प्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपका आउटपुट वो खराब करते हैं। और किसी एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफाई खराब करते हैं। यहाँ देखिए 0.1 मिली डिफरेंस था, एरर था, लेकिन जहाँ जाके 1 मिली का एरर होता है। नहीं तो सिंगल एंड सर्किट्स जो होते हैं, जो अभी तक हम देख रहे थे, वो काम तो करते हैं। जैसे हम अभी पूरा हमने इसका स्मॉल सा मॉडल बनाया था, इसका वीजीएस दिया था, जो भी करंट बन रहा था। लेकिन ये जो वेरिएशन सॉरी है, ये जो आपकी इंटरफेरेंस है, ये आपके सर्किट को काफी हर्ट करती है इससे। और अभी तो सिर्फ हम जैसे इनपुट की बात कर रहे थे, इवन सप्लाईज जो होती हैं, वीटीडी जो होता है, उसमें भी काफी वेरिएशन होती है। आपने वीटीडी सप्लाई दी है फंक्शन जनरेटर से, आप 5 वोल्ट दिया है, तो आप अज्यूम करते हैं कि वो क्या आ रही है, वो 5 वोल्ट आ रही है। लेकिन अब सप्लाईज अगर आपने पार्सिबल बनाई है तो क्या होता है, वो एक तरह से साइन वेव को आप रेक्टिफाई करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, उसको एक कैपेसिटर से उसको फ्लैट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हो सकता है जो इन दी एंड मेरे पास वीडीडी आ रही हो, वो कैसी आ रही हो, वो ऐसी बन रही हो। ये वही है ना, आपका कैपेसिटर लगा के आप उसको हल्का सा बड़ा कैपेसिटर लगाया, जितना वो रिपल कम होते हैं। अब ये वीडीडी की वेरिएशन क्या होगी, अब ये वीडीडी ऊपर नीचे होगा, तो इवेंचुअली आपके सर्किट में एक नॉइस का फैक्टर ऐड होगा। नहीं? वो आपका इनपुट है, वो हो सकता है उसी तरह वीडीडी की तरह ऊपर नीचे हो, सेफ ना हो। सही है, तो आपका इस लिहाज से क्या होगा, ये आपका जो अज्यूम करते हैं कि वीडीडी बढ़ रहा था, ऐसे गेट भी आपका जो बढ़ना चाहिए था वो हल्का सा बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, जो फ्लैट रहना चाहिए था। तो ये वीजी अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो आपका सोर्स ग्राउंड होता है, तो आपका वीजीएस इंक्रीज हो रहा होता है, और फिर वीजीएस इंक्रीज हो रहा होता है तो करंट इंक्रीज होता है, और फिर आपका वीटी इंक्रीज होता है। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी वीटी पे। सही है, तो इवन अगर मैं कहूँ कि गेट तक इसका इफेक्ट नहीं आता, तो लेकिन हमें वीडी वन का फॉर्मूला पता है ना,
VD1 क्या होता है? VDD माइनस IDRD। अगर ID कांस्टेंट भी है, क्योंकि VG मेरा वेरी नहीं कर रहा, अज्यूम करते हैं VDD हल्का सा वेरी कर रहा है, VG वेरी नहीं कर रहा, जैसा होना चाहिए तो वैसे ही है, लेकिन फॉर्मूला में बताते हैं कि VD अगर कम होता है तो आपका VD1 कम होगा, बेशक अगर आपका ID कांस्टेंट है। तो ये काफी किस्म की नॉइज इंटरफेरेंस है, वो सर्किट्स को हर्ट करती है एक तरह से। अब उसके लिए फिर एक डिफरेंशियल पेयर बनाया जाता है, मतलब दो सिंगल एंडेड सर्किट्स हैं, उनको हम एक तरह से पैरेलल कनेक्ट करते हैं और उनको एक करंट सोर्स देते हैं। अब करंट सोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। अब दो सर्किट्स देने का नुकसान पहले क्या है? दो सर्किट्स का नुकसान ये है कि आपका एरिया डबल यूज हो रहा है, और आपके दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है सर्किट में, एक एरिया होता है, एक पावर होती है, और बाकी परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन एरिया पावर आपका सर्किट की मतलब कह लें कि कैपेबिलिटी डिफाइन करता है। मतलब हम जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो उनके एरिया कम होते जा रहे हैं, पहले आईसीस बड़ी थी अब छोटी हो रही हैं, तो क्यों? उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपके जो डिवाइस है उसके साइज पे। तो हम जैसे नए फोन्स आ रहे हैं, अब ये फोन हाँ बिल्कुल कह लें कि 10 साल पुरानी आईसी से इतना पतला फोन नहीं बना सकते, क्योंकि वो इसकी थिकनेस और इसका एरिया ज़्यादा होता है। तो अब एरिया और जित एरिया कम का तो पता है हमें, फर्शर के पावर का भी होता है, या सर्किट्स होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्किट परफॉर्मेंस इस लिहाज से ज़्यादा हो कि 10 घंटे चले। अब एक फ़ोन 10 घंटे चल रहा है, एक 2 घंटे चल रहा है, तो आप किसको प्रेफर करते हैं? 10 घंटे वाले को। बेशक बैटरी का रिलेशन होता है उसमें, लेकिन अज्यूम करते हैं बैटरी इक्वल है, तो लेकिन अगर सर्किट अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, लो पावर डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो वो कम पावर यूज़ करेगा और ज़्यादा देर चल सकता है। तो एरिया इस केस में एक ड्रॉबैक होता है, डबल एरिया यूज़ होता है, लेकिन सेंसिटिविटी है उसको ओवरकम करता है। अब ये किस तरह करता है? अब डिफरेंशियल पेयर जो होते हैं आपके, वो बेसिकली दो, अज्यूम करते हैं ये मेरी इनपुट था, ये था +1, अज्यूम कर लेते हैं ये -1, मेरा आउटपुट आता है -2 आ जाता है और +2 आ जाता है, अज्यूम करते हैं गेन आपका 2 का है। अब ये सिंगल एंड बात कर रहा हूँ। अब डिफरेंशियल पेयर में जो आपका VG1 है, आपका VG2 एग्जैक्ट सेम होना चाहिए पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने सेम बनाया है तो ये गलत है, सही? क्योंकि इन दी एंड जब आप डिफरेंशियल पेयर में इनपुट डिफरेंस लेते हैं ना, तो अगर मैं VG1 VG2 का इनपुट डिफरेंस लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी पॉइंट पे भी अगर स्पीक पे मैं देख लूँ, स्पीक पे +1 -+1, VG1 VG2 मेरा 0 होता है। तो डिफरेंशियल पेयर में एक चीज हमें करनी पड़ती है, वो हमें सिग्नल्स जो देने पड़ते हैं वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन देने पड़ते हैं। मतलब ये +1 -1, और सिमिलरली जो आपका आउटपुट आएगा वो भी इन्वर्टेड आएगा, +2 -2। अब इससे एक फायदा क्या है? इससे एक फायदा ये है कि VDD लिमिट है आपके सर्किट में, तो ये काफी लिमिट्स हैं कि सैचुरेशन रीजन में रहे। लेकिन डिफरेंशियल पेयर लगाने से आपकी स्विंग है वो डबल होती है। अब देखिए मैंने इनपुट वही दिया है, +1 -1, दो साइड में इनपुट मैंने वही दिया है, -1 से +1। तो अब मैं इनपुट की बात करूं, तो मेरा इनपुट क्या बनेगा? VG1 VG2 से अगर मैं डिफरेंस लूंगा, मेरा इनपुट बनेगा ये +2 -2। हमेशा इस पॉइंट पे देख लूं मैं, पॉइंट ए पे +1 है, और फिर माइनस VG2 क्या है? -1 है, तो ये +2 हो गया। तो इनपुट स्विंग है वो डबल होगी, और गेन अगर 2 का ही था, मेरी आउटपुट स्विंग क्या आएगी?
-4 से +4 आएगी। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशियल पेयर से आपकी स्विंग है, वो एक तरफ जो स्विंग है वो दूसरी तरफ स्विंग है, वो देखिए +2 -2 ही जा रही है, लेकिन इन द एंड अगर मैं डिफरेंस लूँगा, तो मेरी स्विंग है वो डबल होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अज़्यूमिंग कि ये 2 सिग्नल्स हैं, अब इस पे कोई नॉइज़ आई, कहते हैं ऐसे कोई नॉइज़ आई, वही नॉइज़ इस पे भी आएगी, ठीक है? तो अब नॉइज़ क्या होगा, जैसे हम इनपुट डिफरेंस में हम VG1 माइनस VG2 कर रहे थे, हम वही करेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि मैं जो भी कोई इस पॉइंट पे अगर मैं इनपुट ले रहा था, तो नॉइज़ का फैक्टर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अज़्यूम करते हैं कि VG1 था, वो इस पॉइंट पे +2 था। सिमिलरली VG2 था, वो इस पॉइंट पे -2 था। हमें पता है कि डिफरेंस क्या आ गया, +4 आ गया। अब कोई नॉइज़ इसमें ऐड हुई, उसने सिग्नल बढ़ाया, तो इधर से भी सिग्नल बढ़ाया उसने। मान लें एक तरह से VDD समझ लें कुछ ऊपर चला गया, तो ये सिग्नल भी पीक इसकी +2 से +3 हो गई, और यहाँ से भी इसकी -2 से -1 हो गई। नहीं, एक ऊपर गया, नॉइज़ दोनों में ऐड हुई। बेशक वो सिग्नल नेगेटिव में था, लेकिन नॉइज़ उसमें ऐड हुई है। तो +1 वोल्ट की नॉइज़ से अज़्यूम कर लेते हैं। ये +2 से किसी पॉइंट +3 हुआ, ये -2 से -1 हुआ। अब इस केस में भी मैं डिफरेंस लूँगा, तो +3 -1 इक्वल्स टू +4 ही रहेगा। ये तो डिफरेंशियल पेयर में नॉइज़ है या कोई इंटरफेरेंस है, वो कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि नॉइज़ इंटरफेरेंस दोनों इनपुट्स में सेम अप्लाई होगी। वो ऐड हो सकती है, माइनस हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक साइड पे ऐड हो रही हो और दूसरी साइड माइनस हो रही हो। तो अगर देखा हमने, यहाँ देखा हमने कि नॉइज़ इसमें ऐड हुई, तो वो दोनों में ऐड हुई, लेकिन डिफरेंस में लूँगा जो इनपुट का, वो +4 ही रहा। तो बेशक मेरा अगर इनपुट साइन वेव मेरी क्लीन नहीं है, इसमें नॉइज़ ऐड हुई हुई है। जैसे अस्यूम कर लेते हैं कि एक मेरी इनपुट ये थी और दूसरी मेरी इनपुट ये थी। तो जो मेरी आउटपुट आएगी वो इवेंचुअली नॉइज़ क्लीन आएगी। लेकिन क्योंकि नॉइज़ है वो डिफरेंशियल ने कैंसल आउट कर दिया। दोनों नॉइज़ सेम डायरेक्शन में थी, जैसे +3 था इस केस में और -1 था। इन द एंड आपको आउटपुट +4 ही आ रहा था, जो आना चाहिए था। तो मैच ट्रांजिस्टर्स इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये इम्यून होते हैं, मतलब ये नॉइज़ आपकी कैंसल आउट कर देते हैं। तो मेन रीज़न आपका ये होता है डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर। अब ये डिफरेंशियल पेयर जो है ये नेक्स्ट कोर्स में आपका डिटेल में पढ़ेंगे, जो ली का कोर्स है। लेकिन हमें अभी तक फ़ायदे तो पता चल रहे हैं, वो फ़ायदे पता चल रहे हैं कि आपकी जो आउटपुट स्विंग है वो डबल होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, VD1 माइनस VD2 कर रहे होते हैं, और हमने देखा था वो दोनों ऐड होके स्विंग आपकी डबल हो रही होती है। दूसरा एडवांटेज हमें ये पता है कि आपका इनपुट पेयर है, उसकी नॉइज़ जो है वो कैंसल आउट हो जाती है, अगर मैं डिफरेंशियली सिग्नल को कंसीडर करूँ। अब इसमें अगेन देखें, एक आपका जो बायस है सिग्नल का, सही है, वो अगेन ये वाला ट्रांसफर है, ये वाला जो प्रीवियसली ऊपर ये केस ट्रांसफर से ये नहीं कर रहे हैं। अब सिंगल एंड में क्या होता था, सिंगल एंड में ये अगर कुछ
+5 वोल्ट है, तो ये आपका 0 है obviously, तो आपका VGS क्या था, +5 होता था। अब आपका जो करंट डिफाइन होता था, वो करंट डिफाइन क्या होता था, वही आपका हाफ KN VGS माइनस VT। आपका जब यहाँ साइन वेव आती थी, तो आपका अच्छा साइन वेव कहते हैं टी, कुछ DC वोल्टेज होता था, तो वो +5 पे एक ID जनरेट करता था, और ID इस RD के ड्रॉप के अक्रॉस एक VD या V0 जनरेट करता था। ठीक। अब किसी तरह आगे +5 नहीं, कोई नॉइज आ गई, +5.5 हो गई, कुछ भी होते या +4.4 हो गई, 4.5 हो गई, जो भी हो गई, नॉइज ने थोड़ा सा VG बढ़ा दिया, उसमें ये होगा आपका ID बढ़ेगा और आपका फिर VD गिरेगा, तो आप इनपुट सर्किट पे नॉइज की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा था। तो अब इस बाइस में फायदा ये है कि कांस्टेंट बाइस है, आइडियल करंट सोर्स है, अज्यूम कर लेते हैं, रियल बनती है लेकिन आइडियल करंट सोर्स है, ये +5 पे इसका +2 बन रहा था, अज्यूम कर लेते हैं, VGS 3 वोल्ट था, अब ये इस पे नॉइज है +5.5 चला गया, अज्यूम कर, तो ये +2.5 चला गया। अब ये 2.5 क्यों गया, क्योंकि एक करंट है वो फिक्स करंट है, वो इधर भी फिक्स करंट है, इधर भी फिक्स करंट है। फिक्स करंट का मतलब है आपका VGS है वो आपका फिक्स्ड है, तो आप कह लें कि इसका करंट कांस्टेंट रखते हुए जब गेट वोल्टेज वैरी हुआ, ऊपर गया, तो आपका सोर्स वोल्टेज भी ऊपर गया, और उसके इसमें आपका करंट फिक्स की वजह से आपका VGS फिक्स रहा। तो अब यहाँ जो पहले सिंगल में नुकसान ये था कि हल्की सी नॉइज से आपका गेट वोल्टेज वैरी हो रहा था, सोर्स टू ग्राउंड था, आपका VD वैरी होता था, और सिमिलरली साइन वेव भी ऐसी होती है कि जब PG बढ़ता है तो करंट बढ़ते हैं और आपका ड्रॉप बढ़ता है, आपका VD कम जाता है, लेकिन इसमें अगर नॉइज है तो वही नॉइज आपकी रेप्लिकेट होती है, तो इस डिफरेंशियल पेयर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंशियल पेयर में क्योंकि आपका गेट कुछ नॉइज भी आ रही है, तो एक तो वो कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन करंट आपका कांस्टेंट रह रहा है, करंट सोर्स ये डिफाइन कर रही है, नीचे जो सोर्स लगी है ये, ऊपर ऊपर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो करंट सोर्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब एक आखिरी चीज जो इसका फायदा ये होता है कि दो केसेस जगह मैं लेता हूँ, एक केस में लेता हूँ कि ये 22 है +2 पे, +3 जा रहा है, अजूम लेते हैं +1 जा रहा है, वाइस वर्सा इसको भी +2 पे ये +3 जाता है, +1 जाता है। और एक और केस लेते हैं जिसमें हम ये कह लेते हैं कि ये +4 बाईस हुआ है, ये +5 जाता है, +3 जाता है, और यहाँ +3 +5 और +4 जाता है। अब दो सिग्नल्स हैं मेरे जिनका पीक टू पीक सेम है, मतलब इसकी पीक टू पीक भी क्या है, +2 है, इसकी पीक टू पीक +2 है, इसकी +2 है और इसकी +2 है, क्योंकि +5 माइनस +3 +2 होता है, +3 माइनस +1 +2 होता है, तो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, उनका डिफरेंशियल स्विंग है वो सेम है, और पीक टू पीक सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि एक कॉमन मोड वोल्टेज है, एक कॉमन मोड वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज तो आपका DC लेवल है और दोनों में कॉमन है, इस केस में वो +2 है। कॉमन मोड वोल्टेज जो है, जो दोनों ट्रांजिस्टर में कॉमन है, और बाकी वोल्टेज चेंज हो जाता है, मुझसे ये इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है,
ये लेकिन वो किसी कॉमन मोड वोल्टेज के ऊपर स्विंग होती है उसकी। अब ऊपर +2 था, नीचे +4 है, ऊपर और नीचे सेकंड डिफरेंस क्या है? कॉमन वोल्टेज चेंज हुआ है। अब इससे क्या होगा, प्रीवियसली अब मैं ये चेंज करता तो +3 पे मैंने कहने कि वीजी कम अप्लाई किया तो करंट कम बनता, +5 पे वीजी ज़्यादा अप्लाई किया तो करंट ज़्यादा बनता। लेकिन इस केस में करंट तो ये डिफाइन कर रहा है। अब जब डिफरेंस की बात आती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में या डिफरेंशियल पेयर में, तो आप हमेशा इनपुट क्या करते हैं? VG2 माइनस VG1 करते हैं, आउटपुट क्या करते हैं? VG2 माइनस VD1 करते हैं। तो मैं ऊपर रेड वाला सर्किट देखूं किसी पॉइंट पे भी, तो इनपुट अगर किसी पीक पे देख लेता हूँ इस ए पॉइंट पे, तो VG2 माइनस VG1 क्या होगा? +3 और माइनस क्या हुआ? +1 हो गया। तो ये क्या बनता है? +2 बनता है। सही है। दूसरे केस में भी अगर मैं ग्रीन वाले में देखूं, तो पॉइंट ए पे तो +5 माइनस ऑफ +3 VG2 अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट ए पे वो मैक्सिमम पीक बैठा हुआ है +5 पे, तो दूसरे मैक्स मिनिमम पीक बैठा हुआ है। इसका भी आंसर +2 आएगा। और मेरा आउटपुट भी ऐसे रिलेट करेगा कि रेड वाले का और ग्रीन वाले का आउटपुट सेम आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो कॉमन मोड पॉइंट है, जो +2 था, वो कंपोनेंट आपका कैंसल आउट हो जाता है डिफरेंशियल पेयर में। जैसे रेड में देखा हमने, ग्रीन में देखा, सिग्नल की एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है, बस एक जो ऑफसेट था, ऊपर +2 था नीचे +4 था, तो इनपुट डिफरेंस आपका दोनों में सेम आता है और आपका आउटपुट डिफरेंस भी दोनों में सेम आएगा। तो लेकिन अब इसके पास ये कंडीशन है, एक चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ती है +2 +4 देखते हुए, कि हम ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में रहना चाहिए। अगर सैचुरेशन में नहीं किया रहा तो फिर आपका एज एन एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा। तो ये हल्का सा इंट्रो इंट्रो था मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर का। अब आगे इसके कैलकुलेशंस हैं इनपुट, लेकिन इस पे हम जाएंगे नहीं। तो हमारा यहाँ तक का कोर्स है, ये आपका डिफरेंशियल पेयर का एक क्लास है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान तो बस हमें ये पता एरिया का है, लेकिन फ़ायदे से काफ़ी हैं। कहीं नॉइज़ इंटरफेरेंस कहने कि इसमें इम्यून होता है, और इसमें एक और चीज़ होती है, वो इसका कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, जो आपका इसकी ज़रूरत नहीं होती आपको बाईपास करने की। Then enables us to bias amplifier into couple amplifier stages without the need for bypassing coupling capacitors. सिंगल एंड सर्किट्स में हम कपलिंग कैपेसिटर्स करके एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करते थे जो बाइस करता था। इसमें वो काम करंट सोर्स कर रहा है। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो वही अगेन साइज बड़ा होगा तो आपका सर्किट थोड़ा सा कह लेंगे अच्छा नहीं बना हुआ है, उसमें कहने कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वो एक वो फैक्टर भी होता है। तो अभी तक से हमारा कोर्स था वो इवेंचुअली हमें कंप्लीट करना था, लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर सके, जिसमें डिफरेंशियल पेयर में आगे डिटेल पढ़नी थी, फॉर्मूलाज पढ़ने थे, एग्जाम्पल देखना था, और फिर इसको एक पावर एम्पलीफायर्स थे वो देखने थे। तो लेकिन ये हमें बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिफरेंशियल पेयर काम कैसे करता है। तो ये कोर्स था हमारा। एक मैं टॉपिक शेयर कर दूंगा एज अ पावर एम्पलीफायर्स, तो अगर किसी को अपने पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। लेकिन कोर्स ये इस लिहाज से है कि आपको पता होना चाहिए कि पावर एम्पलीफायर्स होते क्या है। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास कुछ ए बी ट्रांजिस्टर्स। तो लेकिन ये कोर्स में नहीं है, कोर्स में यहाँ तक है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स की बेनिफिट्स वगैरह और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो ये कोर्स था आप लोग का ईसीडी का। मंडे को क्लास हम नहीं लेंगे। असाइनमेंट तो आपकी आई थिंक कल सुबह 12 बजे तक डेडलाइन है।
तो पहले रात की 12 बजे तक थी, लेकिन सीआर ने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो कल 12 बजे तक ही क्विज होगा आपका 3 PM पे, मॉसफेट्स पे होगा। और संडे को होपफुली कंपनसेटरी क्विज होगा, और जो सबका अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर कल रात तक शेयर कर दूंगा तो वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है पेपर से रिलेटेड अभी, या फिर वो बाद में आप पूछ लेंगे? सर कोई 3 बजे के अलावा नहीं हो सकता? नहीं, तो पूरी क्लास से डिस्कस करके शेयर किया गया था ना टाइम। आपने उस टाइम जब ग्रुप पे लिखा गया था, आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? अभी लास्ट मोमेंट में चेंजेस नहीं हो सकते, फिर आप अभी कहें कि 4 बजे कर लें, फिर बहस शुरू हो जाएगी भाई, ये 4 बजे नहीं। तो पहले जब ग्रुप पे शेयर किया गया है, बेशक आप उस कॉन्वर्सेशन नहीं थी, इसमें टाइम डिसाइड हुआ था, तो शेयर किया गया तो उससे कंसर्न अपना बता दिया करें। आप कंसर्न किया 3 बजे का। ठीक है, 3 बजे क्विज होगा, तो मॉसफेट्स पे होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, तो फिर मैं शेयर कर दूंगा एलएमएस पे और यहाँ। तो अभी तक जिसका भी एलएमएस सॉल्व नहीं हुआ है वो प्लीज करा लें सॉल्व, क्योंकि ट्यूसडे को आप लोग को पेपर है, और वो फिर एलएमएस पे लेना, एलएमएस के अलावा कहीं लेना अलाउड नहीं। तो हम काफी चीज़ आपको ये बोले जा रहे हैं कि बार बार इसके ज्यादा बोले जा रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी ज्यादा सख्ती है। तो जिसका इशू है वो रिजॉल्व करा दे, वरना फिर सेमेस्टर ज़ाया हो सकता है, फिर कोर्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बेस्ड ऑन सेशंस आप पास नहीं हो सकते। थैंक यू। फिर 3 बजे क्विज मैं अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे, यहाँ भी जस्ट इन केस अपलोड कर दूंगा, लेकिन सबमिशन एलएमएस पे होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।